नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 107 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। छिनैती के आभूषण हुए बरामद। वाराणसी पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। 491 महिला आरक्षियों ने दिखाई दमदार उपस्थिति। और बीएचयू में कर्मियों के नियमितीकरण पर सहमति बनने के बाद धरना हुआ समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 107 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 107 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजय गिरी निवासी मुस्तफाबाद थाना हल्दरपुर जनपद मऊ के रूप में हुई है। उसके पास से एक कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ टीम ने 26 अप्रैल की तड़के वाराणसी जौनपुर हाईवे पर फुलवरिया पुल के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत सहायक पुलिस आयुक्त कैंट की मौजूदगी में की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के मऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था और महीने में कई बार ये काम करता था। इस संबंध में थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी में एनडीपीएस एक्ट की विविध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, इस गुडवर्क के बारे में ये है कि श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी और वाराणसी पुलिस के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी एसटीएफ और थाना कैंट की पुलिस के द्वारा कल रात फुलवरिया के पास सूचना के उपरांत एक गाड़ी में अवैध रूप से ले जाते हुए गांजा पकड़ा गया, जो कि गाड़ी उड़ीसा से पंजीकृत है। इस गाड़ी में करीब 107 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख है। कहाँ से माल आया था, कहाँ जाने वाला था? जी, माल करीब उड़ीसा से आया था और बनारस में ही जिस जगह पे डिलीवर होना था। अभी इस बारे में जांच चल रही है और इसके उपरांत अब एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं उपयोग पंजीकृत। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? भी एक जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में और जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे उनके बारे में जांच की जा रही है। जी, अभी तक जांच के अनुसार कोई पूर्व आपराधिक इतिहास तो नहीं पता चला है, पर अगर इस पर कोई सूचना और मिलती है तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। अभी जो पूछताछ और जांच हुई उसमें ये पता चला है कि ये माल उड़ीसा से आ रहा था और बीच में ही इस व्यक्ति को एज अ ड्राइवर माल डिलीवर करने के लिए बनारस के लिए गाड़ी को दिया गया था। ये माल एग्जैक्टली कहाँ पर दिया जाना था इस पर अभी जांच चल रही है। ये करीब 107 किलो गांजा है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को छिनैती के आभूषण संग गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के तहत थाना लंका पुलिस ने चोरी छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान डब्बू और शाहिद उर्फ साहिल के रूप में हुई है। दोनों को 25 अप्रैल की रात सामने घाट स्थित जजेस गेस्ट हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मांग टीका, नथिया, नाक की कील, पीली धातु, 200 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। ये कार्रवाई 20 अप्रैल को सीर गोवर्धनपुर निवासी एक महिला के साथ हुई छिनैती की घटना के बाद की गई, जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने एम्ब्रोसिया अपार्टमेंट के पास उनका बैग झपट लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और खर्च चलाने के लिए सुनसान स्थानों पर राहगीरों को निशाना बनाते थे।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिनेटिक किया चोरी नहीं किया है, ऐसे ऑटो से जा रही थी, पर्स लटकाई थी, पर्स में मार के भागे। इतना मतलब पावर कहाँ से आ जाता है कि नशे में है, कौन से पावर एकदम नया है, वही सेम उन्हीं का है। वाराणसी पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। 491 महिला आरक्षियों ने दमदार उपस्थिति दिखाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पासिंग आउट परेड रविवार को वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। पुलिस लाइन वाराणसी में आयोजित परेड में प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी दक्षता का परिचय दिया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान दौर में महिला पुलिसकर्मी सशक्त समाज की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। उन्होंने बताया कि इन महिला आरक्षियों को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे में सेवा देने का अवसर भी मिलेगा, जो इनके लिए गौरव का क्षण होगा। वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित 491 महिला आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन्हें विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहां वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन सेवा में अहम भूमिका निभाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि जवानों को आधुनिक पुलिसिंग के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे समाज में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित कर सकें। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। ये आयोजन न केवल प्रशिक्षण की सफलता का प्रतीक रहा, बल्कि मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। इस क्षण को सीखा, आज उसका प्रदर्शन हजारों की संख्या में उपस्थित अतिथिगण के सामने प्रदर्शित करके सभी वीर बालाओं की अब अंतति ओजस्वी उड़ान रहे। वाकई ये हमारी वीर बालाएं आज हमारे प्रदेश के लिए और बनारस के लिए विशेष रूप से बहुत ही गौरव का क्षण है कि 491 महिला आरक्षियों ने आज यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है और बड़ी संख्या में इनके माता पिता, परिवारजन सभी इसी परेड में सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही शानदार परेड का नमूना यहाँ पर इन महिला आरक्षियों ने दिया है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, मैं कहूँगा कि ये विश्व की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग जो है। कोई भी कमांडो जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, एनएसजी, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उससे किसी भी तरह से इसका स्टैंडर्ड कम नहीं रहा और इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है। यहाँ पर जो इंडोर क्लासेस में जो चीज़ें सिखाई गई हैं, जो नए कानून हमारे आए हैं, उनके बारे में इनको सिखाया गया है। ये निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए बहुत ही उपयोगी महिला आरक्षी या जो भी रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं, ये सब होने वाले हैं। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी संबोधन किया है क्या? बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए और विशेष रूप से इन महिला आरक्षियों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे लखनऊ से उनको आशीर्वाद दिया और उनसे रूबरू हुए, उन्हें अपने जो है बातों से और उनको प्रेरित किया कि भविष्य में वो किस तरह से जनसेवा करें। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही गर्व की बात है। सभी यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद रुचि लेकर के दीक्षांत परेड में सम्मिलित हो रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी केंद्रों पर ये दीक्षांत परेड चल रही है, वहाँ की महिला आरक्षियों से खुद रूबरू हुए वो। सर, इस समय नारी बंधन का देश भर में धूम है, तो क्या ये जो आज पासिंग आउट परेड जो पूर्ण किए हैं अपनी प्रशिक्षण जो है महिलाएं, तो क्या आगामी पीएम जी के कार्यक्रम में जो ये सुरक्षा व्यवस्था देंगे क्या? देखिए, ये महिला आरक्षी आज से पुलिस विभाग में सम्मिलित हो गई हैं। अब सामान्य जैसे हमारी अन्य महिला कांस्टेबल्स ड्यूटी करती हैं,
ये भी अब ड्यूटी देने के लिए सक्षम है और ये ड्यूटी इनकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सौभाग्य की बात है इन लोगों के लिए कि इन्हें आते ही ऐसा मौका मिल रहा है वीआईपी विजिट का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा उनकी रैली में जो है सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो ये इन लोगों की ड्यूटियां भी रैली स्थल पर लगाई जाएंगी। बीएचयू में कर्मियों के नियमितीकरण पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रहा आंदोलन अहम मोड़ पर पहुंच गया है। मधुबन परिसर में पिछले 18 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन की पहल पर हुई बैठक में महत्वपूर्ण सहमति बनी। बैठक में एडीएम सिटी, डीसीपी काशी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को प्रमुखता से रखा। वार्ता के बाद प्रशासन ने प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय के कुल रिक्त पदों में से 25% पद पूर्व से कार्यरत दैनिक व संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों का श्रेणीवार पैनल तैयार कर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नई भर्ती नहीं करने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा 30 अप्रैल को प्रस्तावित जूनियर क्लर्क परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है ताकि नियमितीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा सके। कर्मचारियों ने इसे आंशिक सफलता मानते हुए फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई न होने पर आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि प्रस्ताव को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष जल्द रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। अभी आप लोग की बातचीत हुई है, कौन कौन लोग सम्मिलित रहे, क्या रहा? अभी हमारी बात क्या करते हैं, आज के डॉक्टर ऑफिस में एडीएम सिटी सर और गौरव बंसल सर के सामने जाया करते हैं, डीसीपी सर के साथ बात हुई और उन्होंने हमारे मुद्दों को जाना, समझा, हमारी तकलीफों को जाना और उनसे यही बातें हुई कि सर जब तक हमारे क्या कहते हैं नियमितीकरण ना हो जाए तब तक किसी भी तरीके की परीक्षा ना कराई जाए और किसी भी तरीके का क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट भी ना कराया जाए। कुल कितने पोस्ट निकले हैं और क्या? बीएचयू प्रशासन के पास आज की डेट में आपके टोटल 3010 पोस्ट है, जिसमें से सिर्फ जूनियर क्लर्क का उन्होंने 199 पोस्ट निकाला हुआ है। आप लोग कुल कितने लोग हैं? हम लोग अगर जूनियर क्लर्क के लिए अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 125 लोग ही हैं और बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 3010 पोस्ट में सिर्फ 1203 संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। किसके तरफ से क्या क्या आश्वासन मिला? हमें प्रशासन द्वारा और एडीएम सिटी सर और डीएसपी सर के माध्यम से यह ज्ञापन जो हम लोगों ने उनको दिया अपनी मांगों का, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है और सहमति जताई है प्रशासन द्वारा बीएचयू के कि जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हम किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट हो चाहे क्या कहते हैं और किसी को रखना हो, नई रिक्रूटमेंट नहीं कराएंगे। आप लोग क्या सहमत है उनकी बातों से? हम लोगों को जो उन्होंने मिला है कि हम लोग को जो उन्होंने लिखित ज्ञापन दिया, हम लोग के ज्ञापन पे लिखित उन्होंने दिया हुआ है समर्थन कि क्या कहते हैं ऐसा होगा और उन्होंने माना है, उसी बात पे हम लोग आज अपना धरना खत्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो अगर भविष्य में नहीं मानते हैं बातों से, अगर वो मुकरते हैं तो फिर हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने अपना धरना स्थगित किया, ना कि खत्म किया है। बीएचयू प्रशासन भी जो है सहमति जताया है कि क्या? बीएचयू प्रशासन ने सहमति जताई है, उसका जो हमने ज्ञापन दिया है वो भी मैं अभी आपसे साझा करूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया। नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण
और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल एवं मंडल महिला अध्यक्ष गौरी देवी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में निर्मला सिंह पटेल, पूर्व राज्य बाल विकास आयोग उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री संध्या विश्वकर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथियों में सीता साहू, सुषमा मौर्य शामिल रहीं, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुमन यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सोहन लाल आर्य, ओम प्रकाश यादव, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान महिलाओं ने जनसंपर्क भी किया और अन्य महिलाओं को प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। कर्मचारी के आने से पहले एक विशेष आईडी मिलती है। ये आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। गणना कर्मचारी द्वारा घरों कार्यक्रम हुआ। देखिए, यहाँ तो हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने आदरणीय अनूप जायसवाल जी के आग्रह पर हम लोग आए थे। ये कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मन की बात सुनने के बाद चूंकि 28 अप्रैल को बरेका मैदान में, सूर्य सरोवर मैदान में, PLW में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा तय हुआ है, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे मन की बात सुनने के बाद हम लोग आह्वान करें इस एरिया की बहनों को, मातृशक्तियों को, कि वो 28 तारीख को हम लोग सहयोग करें और बरेका मैदान में चले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। तो आज के मन की बात में क्या खास रहा, आपको क्या मिला? खास रहा, उन्होंने आज भी महिलाओं को ही फोकस किया। उन्होंने कहा हमारे देश की बेटियां अंक गणित जैसे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक तीनों जीती हैं। ये कितने गर्व की बात है कि गणित कोई ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन तीनों मेडल हमारी बेटियों ने, जहाँ लाखों का वो एग्जाम रहा है उसमें उन्होंने पास आउट किया है। और हमारे यहाँ जो ये हिरण के थोड़े कम मात्रा में हो गए थे, सफेद कलर वाले, वो उन्होंने उसके लिए भी व्यवस्था दी और आज हमारे उनकी मात्रा बढ़ रही है। वो स्वतंत्र हो करके उस आंध्र प्रदेश के उसमें घूम रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक। उस पर भी ध्यान दिया, किसानों पर ध्यान दिया और पानी पर, जहाँ पे पानी की कमी हो रही है उसके लिए भी उन्होंने ध्यान दिया। बहुत सारी चीजें आज उन्होंने बताया देश के बारे में। उसके बाद तो हम लोग यहीं पे बगल में ये हमारे दलित बस्ती, सेवा बस्ती, उसमें हमारी सभी बहनें, हमारी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष श्रीमती गौरी देवी की अध्यक्षता में और हमारी महामंत्री संध्या विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारी सुमन यादव जी और श्रीमती सीता साहू जी और हमारी कार्यकर्ता बहनें, जो एक बार अनुप जी से मैंने कहा कि हमारी बहनें भी आ जाती तो हम लोग स्वागत के लिए बहनों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर करके उनको बुला लेते, और एक बुलावे पर हमारी सभी बहनें 15-20 की संख्या में उपस्थित थी और हम लोग सेवा भारती बस्ती में घूमे। उनको आह्वान किया कि आप लोग 28 तारीख को धूप छांव मत देखिएगा। जो माननीय मोदी जी हमारे देश के लिए, हमारी मातृशक्तियों के लिए रात दिन 24 घंटा एक किए रहते हैं। जन धन योजना लाए, इज्जत घर लाए, जिसको शौचालय का माने बनवाया गया, यहाँ तक कि आवास भी महिलाओं के नाम अब होने लगा। पहले केवल आधी आबादी का कोई महत्व नहीं होता था, सब मकान, खेत सब पुरुषों के नाम होता था, क्योंकि शुरू से मानना है कि पुरुष प्रधान देश भारतवर्ष है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को रविवार को पूरे देश के साथ वाराणसी में भी उत्साहपूर्वक सुना गया। इसी क्रम में सुसवाही वार्ड नंबर 39 में पार्षद सुरेश पटेल के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से प्रसारण सुना। इसके बाद स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्षद सुरेश पटेल ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों को जागरूक और प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
आज मन की बात का 13वां संस्करण रहा, मोदी जी ने क्या कहा, क्या आज मन की बात का माननीय प्रधानमंत्री जी ने 133वां एपिसोड था और उसके संस्करण में आज उन्होंने देश और विदेश के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों के बारे में उन्होंने चर्चा की कि आज भी भगवान बुद्ध की जो संदेश है, जो उन्होंने संदेश दिया, वो भी आज जो है कि प्रासंगिक है, सभी लोगों के दिल में है और उस विचारों को अपना के हम लोग आगे बढ़े। साथ में उन्होंने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में चर्चा किया कि इससे देश के जो लाभ मिल रहा है और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घर घरों के लोग सौर ऊर्जा लगाए हुए हैं। और साथ में उन्होंने 23 जनवरी से 30 जनवरी तक जो है कि गणतंत्र महोत्सव के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। जो कच्छ में पक्षियों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने प्रमुख रूप से विरासत संरक्षण के बारे में चर्चा की कि हम सब भारत के वासी हैं, जिससे हमारी पहचान है, हम लोग अपने विरासत को संरक्षित करें। साथ में उन्होंने WW अभिलेख पटल की बात की, जिसमें हम जाके अपनी पुरानी विरासतों को देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने महत्व रूप से मालवीय जी के BHU के बारे में भी चर्चा किया और जनगणना 2027 के बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया कि और इसमें लोगों की सहभागिता के बारे में उन्होंने बताया कि आप लोग इसमें अपना सहभागी बन सकते हैं, इसमें शामिल होकर और देख सकते हैं अपना। उन्होंने ऐप भी बताया कि ऐप के माध्यम से सारे जनगणना को आप लोग देख सकते हैं कि क्या सही जनगणना हो रही कि नहीं, जो कर्मचारी आपके पास आ रहे हैं। पीताम्बरी धाम बाबा नीम करोली आश्रम में कलश यात्रा के साथ धार्मिक आयोजन का शुभारंभ हुआ। प्राचीन शक्तिपीठ पीताम्बरी धाम बाबा नीम करोली आश्रम में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कलश यात्रा सारंगनाथ बाबा मंदिर से निकलकर आश्रम तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थीं। इस दौरान भजनों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। आश्रम के प्रधान सेवक आचार्य विद्यानिवास ने बताया कि इस कलश यात्रा के साथ ही आगामी धार्मिक आयोजनों का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 27 अप्रैल से 5 मई तक बाल व्यास आलोक कृष्ण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 6 मई से अखंड श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होगा, जिसका समापन 7 मई को होगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन 7 मई को पूजन एवं हवन के साथ होगा, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आश्रम प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। आज सारंग बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर के प्राचीन शक्तिपीठ बाबा नीम करोली आश्रम तक कलश यात्रा पहुंच रही है और काफी भव्य तरीके से यह कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में प्रबुद्ध वर्ग से लेकर के सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोग शामिल है कलश यात्रा में और ज्यादा संख्या में हर लोग लगे हुए हैं। आज 26 अप्रैल के दिन इस कलश यात्रा का समापन हो रहा है। इस समापन के बाद 27 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगा, जो बाल व्यास आलोक कृष्ण जी के द्वारा यह कथा सबको श्रवण कराई जाएगी। कथा का अमृत पान कराया जाएगा, जो कथा 5 मई सन 2026 तक चलेगी और 6 मई को अखंड रामचरितमानस का पाठ बैठेगा और इस पाठ की समाप्ति 7 मई को होगी और 7 मई को शाम 4 बजे से पूजन हवन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समरसता रैली के जरिए एनडीए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा।
सर्किट हाउस वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए के घटक दल केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए समरसता रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इन रैलियों में लाभार्थियों और आम जनता को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हैं और उनकी कथनी करनी में अंतर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे दिन में भाजपा और सहयोगी दलों की आलोचना करते हैं जबकि रात में सरकार के नेताओं से मुलाकात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी विपक्षी नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन किया था जिसे जनता समझ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगा और अभी से रणनीति पर काम किया जा रहा है। एक विवादित बयान में उन्होंने कहा कि अगर बिल्ली को शेर की खाल पहना दी जाए तो वो शेर नहीं बन सकती और इसे सपा नेतृत्व पर तंज बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने से गठबंधन को चुनाव में लाभ मिलेगा। आज वाराणसी में विशाल सामाजिक समरसता रैली सुभाषपा की हो रही है, क्या कहेंगे आप? इस समाज में जो वंचित शोषित हैं, जो विपक्ष द्वारा आपस में कटुता पैदा की जा रही है, उन सबको एक साथ लेकर चलने की बात, जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी भी देना, उसका लाभ उनको पहुंचाना, ये उद्देश्य है रैली का। और इसमें कुल कितने आपके कार्यकर्ता लोग जुट रहे हैं? अब जो यहाँ की टीम जिलाध्यक्ष और जो उनके संगठन के साथी लोगों ने जो तैयारी की है, उन लोगों का कहना कि लगभग 50,000 लोग आ सकते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के क्या नजरिया है सुभाषपा? देखिए, महिला आरक्षण हम 33% रिजर्वेशन हम खुद चाहते हैं। हम आज 24 साल से हम लोग यही कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। आधी आबादी है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी लोकसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व उनके आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। ये माना जा रहा है कि जो आज का ये आपका जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में समरसता सभा हो रही है, ये 27 की तैयारी का बिगुल है क्या? निश्चित है, चुनाव की तैयारी को ही लेकर सभी लोग, जैसे 28 को प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम है, 1 तारीख को संजय निषाद जी का कार्यक्रम है, इसी तरह हर पार्टी अपना अपने संगठन को ठीक करें। चूंकि अब आगे 27 का चुनाव है तो अपने अपने संगठन को ठीक करेंगे। एनडीए गठबंधन में जितने लोग हैं एक दूसरे को वोट दिलाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। सुभाषपा कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में? अब अलीगढ़ हम जाते हैं, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज जाते हैं, सहारनपुर, बागपत, शामली जाते हैं। जितनी ताकत आप बनारस देख रहे हैं, यही 19-20 ताकत हर जिले में है। हम अगर अलीगढ़ में कार्यक्रम करते हैं तो वहां भी 20-25 हजार लोग जुटते हैं। हम अगर सहारनपुर कार्यक्रम करते हैं तो वहां भी 10 से 12 हजार लोग जुटते हैं। हम अगर जालौन जाते हैं तो वहां भी 10,000 12,000 लोग जुटते हैं। तो लोग जुट रहे हैं, लोग विचारधारा से जुट रहे हैं, संगठन में जुट रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में पीडीए की सरकार बनेगी, तो क्या स्टैंड है? पीडीए में है कौन? पीडीए में तो हम उनकी परिभाषा जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा कुछ है नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री थे, अपनी जाति को बढ़ाया। 20% आबादी मुसलमान वोट देता, उसको भी नहीं पूछा। पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की हो, कानूनगो की, एसडीएम की भर्ती, सारी भर्तियों में तो अपनी जाति को आगे बढ़ाया। ना तो नाई को पूछा, ना गौण को पूछा, ना प्रजापति को, ना पाल को, ना विश्वकर्मा लोहार को पूछा, ना राजभर चौहान को पूछा, और ना तो बिंद निषाद बिंद की वोट मल्ला, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया को पूछा। किस पीडीए की बात करते हैं? हम तो कहते हैं कि पीडीए की बात करने वाले नेता, आप एक आदमी को बता दो कि जिसको आप थाने पर सिपाही बनाए हो, चाहे वो नाई का बेटा हो, चाहे प्रजापति का बेटा हो, चाहे विश्वकर्मा का बेटा हो, चाहे राजभर का बेटा हो, चाहे निषाद का बेटा हो, किसी को एक बताओ कि आपने अपनी कलम से बनाया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल करके वोट लेने वाले लोग हैं। इनके पीडीए का कोई मतलब नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके राजभर जो है मतदाताओं में सेंध लगाने का काम किया है, क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं इसको? कहीं सेंध लगी है?
बिलार को शेर का खाल ओढ़ाकर आप शेर की भाषा नहीं बुलवा सकते। वो ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए गाड़ी देते हैं, रुपया देते हैं। लोग गाली देते देते थक जाते हैं, फिर उनकी गाड़ी ले ली जाती है और उनको रुपया देना बंद हो जाता है। हम तो देख रहे हैं करीब 2 साल से यही हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है ये जाति देख कर कार्रवाई करवा रही है। 5 साल तो वो भी थे सत्ता में, बीजेपी में थे ना। 2017 से लेकर के 2022 तक सत्ता में थे, तब नहीं बोले। तब जब हम विपक्ष में थे, जब हम ललकारते थे तब मुस्कियाते थे भीतर। अभी मुस्कियाते हैं। अभी मुस्कियाते हैं। तो क्या लगता है कि मुझसे बात करेंगे? आवश्यकता महसूस होगी तो बिल्कुल बात करेंगे। ये बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्षों का पुतला फूका जा रहा है, क्या ये उचित है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का पुतला फूकना भी? ये लोकतंत्र में विरोध और होता है, और इस नाते फूका जा रहा है कि महिलाओं के अधिकार का हनन लोगों ने किया है। मोदी जी और अमित शाह जी की मंशा थी कि 2029 में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये भी देश के विकास के मुख्य धारा में ये भी हमें, और ये भी देश के विकास के लिए काम करें। हाँ, वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि जब हीराबेन को अपना अधिकार नहीं दे सकते हैं तो महिला आरक्षण कहाँ से कर सकते हैं? जब उनकी सरकार थी तो वो क्या कर रहे थे? अगर वो लायक होते तो 60 साल सरकार थी, 60 साल में उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दे दिए? तो देना चाहिए ना। पराड़कर स्मृति भवन में स्वर्णकार समाज का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की जिला इकाई द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 332 सदस्यों को प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र वितरित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने कहा कि स्वर्णकार समाज को सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने बढ़ती लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाज अपने प्रत्याशी उतार सकता है। मुख्य अतिथि नवनीत वर्मा ने बच्चों को उच्च शिक्षा और शारीरिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया, जबकि विशिष्ट अतिथि विनीत सेठ और धर्मवीर सोनी ने सामाजिक व शैक्षिक मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम में सरकार से अपराधों के शीघ्र खुलासे, पीड़ितों को सहायता, शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता और छोटे दुकानदारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाशंकर सेठ ने की, संचालन घनश्याम सेठ ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जनार्दन वर्मा ने दिया। आज देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश स्वकार संघ जो 03588 के नाम से रजिस्ट्रेशन है और इसका सदस्यता लगातार चल रहा है। अभी हम पिछले 25 जनवरी 2026 को बहुत बड़ा जिले का कार्यक्रम किए थे। उसमें जिले के सारे पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया था। उसके बाद लगातार सदस्यता बढ़ी है, तो आज 332 सदस्यों को आज हम यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरण करेंगे और प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद जो कार्यशाला इसमें हमारे यहाँ चलेगी, कार्यशाला इसलिए चलेगी कि हमारे समाज में, हमारे संगठन में जो स्वकार संघ है, इसमें हमारी नीति क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, इस बिंदु पर उनको समझाया जाएगा ताकि समाज में आके चल के काम करें। आगे समाज की क्या करेंगे? समाज की एक बहुत बड़ी एक सोच है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 11 अप्रैल, इसी पिछले 11 अप्रैल को लखनऊ में सुनार महासमागम के रूप में कार्यक्रम हुआ और उसमें करीब 10,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहां पर हमने कोई बैनर, कोई झंडा नहीं लगाया, हमने कोई राजनीतिकरण नहीं किया। हम क्यों सुनार समाज के आह्वान पर वहां पर एकत्रित हुए और सबकी यह मंशा थी कि हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज में जब भी हमारे व्यवसायी चाहे गांव में रहे हों, चाहे कस्बों में रहे हों, चाहे छोटे छोटे बाजारों में रहे हों, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ लूट, हत्या, डकैती, छिनैती कुछ भी होती है, कोई जनप्रतिनिधि हमारी सहयोग नहीं करता है। इसलिए अब हमें जरूरत पड़ी है कि हमारे समाज के लोग विधानसभा, लोकसभा में जाएं और हमारी सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा
समाज हमारा व्यापार सुरक्षित हो सके। जानकी नवमी पर मैथिल समाज द्वारा मां जानकी के जीवन प्रसंग की झांकी का सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ। वैशाख शुक्ल नवमी पर माता सीता के प्राकट्योत्सव जानकी नवमी के अवसर पर चौखंबा चौक स्थित भारतीय हिंदू भवन में मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिसर को सैकड़ों दीपों से सजाकर दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट व अतिथियों द्वारा माल्यार्पण एवं आचार्य पंडित मनोज मिश्र के संयोजन में आरती से हुई। इस अवसर को मैथिल दिवस के रूप में भी मनाया गया। वैदेही नारी शक्ति सम्मान से मालिनी चौधरी, कंचन ठाकुर और वृष्टि को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वृष्टि चक्रवर्ती के संयोजन में कलाकारों ने मां जानकी के जीवन प्रसंगों, जन्म, स्वयंवर, राम सीता विवाह, वनवास, रावण वध व अयोध्या आगमन की मनोहारी झांकियां प्रस्तुत की। सीता स्वयंवर व विवाह तथा वनवास का दृश्य विशेष रूप से भावुक रहा। विभिन्न कलाकारों ने राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, केवट, कैकेयी व दशरथ की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। स्वागत दीपेश चंद्र चौधरी ने किया तथा अंत में अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजन में सुधीर चौधरी व मनोज मिश्र का सहयोग रहा और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग ने माँ जानकी, जिनको कि मैथिली, वैदेही, सीता, अन्य विविध नामों से लोग अलंकृत करते हैं, पुकारते हैं, उनका प्रकाट उत्सव था, जिसको मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के बैनर तले इस भारतीय हिंदू भवन में, ऐतिहासिक भारतीय हिंदू भवन में हम लोगों ने मनाया। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? आज के कार्यक्रम में माँ जानकी के जन्म से लेकर रामायण तक की झांकी मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के बैनर तले सजाई गई, जिसमें रामायण के पात्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ के माध्यम से समाज में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे समाज में रामायण एक समरसता, एक एकता में अनेकता का बोध कराता है, सभी हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोता है। हम लोगों ने आज एक संगीत में रामायण की प्रस्तुति जानकी नवमी पर किया है। यह लगातार ये 16वां वर्ष हम लोग का था। सलारपुर में जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याएं रखी। वार्ड नंबर 5 सलारपुर में पोखरे के पास आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे सरकार के समक्ष रखी गईं। ग्रामीणों ने सबसे पहले क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि गांव समाज की जमीन पर बना पंजाबी अस्पताल अव्यवस्थित है और उस पर कुछ लोगों का कब्जा है। इसे राजकीय चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग की गई ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। बिजली व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र से आने वाली विद्युत सप्लाई बार-बार बाधित होती है। सलारपुर में प्रस्तावित पावर हाउस का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसे जल्द शुरू कराने की मांग की गई। सरकारी जमीनों पर कब्जा मुक्त भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा कजाकपुरा लाडभैरव मार्ग के निर्माण की मांग उठाई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई। बताया गया कि क्षेत्र में 17 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां होने के बावजूद भवन नहीं है। ऐसे में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन सभी समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। इन्होंने जितनी भी समस्याएं गिनाई है, सही बात में वास्तविक बहुत स्थिति खराब है। जिन्होंने लाइट की बात करी है, लाइट इतना ज्यादा कट रहा है गर्मी के दिनों में, यहाँ सब लोग किसी तरह से अपने घर को चला रहे हैं, मगर लाइट कटने की वजह से जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम पंखा चला करके भी आदमी, इतनी हीट होने के बावजूद दिन दिन भर लाइट नहीं रह रहा है। आदमी की जनजीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो हमारे पार्षद जी ने कहा कि यहाँ पे जो होना चाहिए वो कार्य बिल्कुल होना चाहिए और मुख्यमंत्री तक हमारी ये बात समस्या पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात पानी की भी उन्होंने बहुत बात बोला, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि निवारण हो रहा है, बट बहुत समय लग रहा है। उस निवारण को जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और मैं एक अपना पर्सनल समस्या बताना चाहूंगा। हमारा रसूलगढ़ में घर है
और मेरे घर से 100 मीटर रास्ता जो है वो कच्चा है। वहाँ कुछ अवांछनीय तत्वों की वजह से वो रास्ता बन नहीं पा रहा है। उसमें 3 लोग उसमें शामिल है, वो तीनों लोग उस गाड़ी के कारण को निर्माण नहीं होने देना चाह रहे हैं। वहाँ जिनकी जमीन थी उन्होंने अपनी जमीन हम लोगों को बेच दी। जमीन बेचने के बाद हम लोग से रास्ता का भी पैसा, उसके बाद पैसा भी लिया, रास्ता भी बेचा। उसके बावजूद भी हम लोग उस पर गली का निर्माण नहीं करा पा रहे। उस पर सीवर का कार्य हो चुका है, लोग अब किसी तरह से पानी भी लेके गए हैं मगर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। वहाँ सीवर के पाइप उसी तरह लगे हुए हैं जिस पर से चढ़ के जाने में कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी के पैर छिल जाते हैं। हमेशा आए दिन स्थिति बनी रहती है। और एक बहुत बड़ी समस्या है मेडिकल सुविधा। मेडिकल सुविधा रसूलगढ़ में और सलारपुर में ना के बराबर है। यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ते हैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटे जाते हैं, या तो कबीर चौरा जाते हैं, या तो दीनदयाल जाते हैं, जो कि हमारे घरों से काफी दूर है। तो ये बता रहे हैं कि पंजाबी अस्पताल में मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगर मेडिकल की व्यवस्था यहाँ पंजाबी अस्पताल में हो जाएगी तो हमारे गांव के जितने भी रहनुमा हैं उनको बहुत ही आसानी हो जाएगी और अपने परिवार को मेडिकल व्यवस्था मिल जाएगी। हम जब अपने जनता के साथ इकट्ठा हुए हैं, मैं हनुमान प्रसाद पार्षद वार्ड नंबर 5 सलारपुर, अपनी सामान्य जनता की समस्या को लेके आज आप लोगों को आमंत्रित किया हूँ। हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। हम सबसे पहला समस्या हमारे यहाँ है मेडिकल की। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हुई थी झोला छाप डॉक्टर की वजह से। मेरा पहला मांग है कि जो पंजाबी अस्पताल सरकारी जमीन पे बना हुआ है, वो भी अवैध रूप से काबिज है, लोग उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, सारा जांच पड़ताल करा दिया गया है। मेरी पहली मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोग ये बात पहुंचाइए कि उस जगह को खाली करा के राजकीय चिकित्सालय का निर्माण कराएं, जिससे हमारी जनता को आराम से मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो। हमारी दूसरी मांग है विद्युत आपूर्ति। हमारे क्षेत्र में 2 जगह से बिजली की आपूर्ति आती है, पहला है काशी फीडर, दूसरा है लेडूपुर। दोनों हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और ओवरलोड होते हैं, लाइन बंद। जरा सा हवा आया, तेज झटका चला, पता चला कि तार टूट गया है, कोई पेड़ टूट गई, 2-2 दिन लाइन बंद। हमारे यहाँ आबादी में ज्यादातर जो है तारकसी का या पावरलूम का कार्य होता है, उनकी मशीनें खड़ी रहती है, डीजल फूकते हैं। उससे निजात पाने के लिए हमने जो है लिखा था, एक पावर हाउस आया, मैं लड़ झगड़ के जमीन खाली करा के पावर हाउस के लिए जमीन दिया। आज वहां पता चला है कि यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, वो अपनी प्रतिमा लगवाने के लिए बाबा अंबेडकर के बगल में अपनी प्रतिमा, कि दोनों लोगों की प्रतिमा लगेगी, उसके लिए वो लोगों को एकजुट करके 10-20 लोगों को एकजुट किया उन्होंने और काम को रुकवा दिया। मेरा सरकार से मांग है कि ये धरती महापुरुषों की है, महापुरुषों की बहुत सी मूर्तियां लगी है, लेकिन जन समस्याओं को दूर करने के लिए जो जमीन दिया गया है उस पे पावर हाउस बने और तत्काल इस पे कार्रवाई शुरू हो, उसका निर्माण कंप्लीट हो कि हम लोग जो विद्युत संकट झेल रहे हैं उससे बचें। वाराणसी में अनाहत आर्ट गैलरी का शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में कला, कल्पना और वास्तविकता के संगम अनाहत आर्ट गैलरी का भव्य शुभारंभ संपन्न हुआ। अनाहत आर्ट गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम में कला प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वभूषण मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने फीता काट कर गैलरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें कला को बढ़ावा देने के साथ समाज में रचनात्मकता और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करती हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि ये गैलरी उभरते कलाकारों के लिए एक सशक्त मंच बनेगी और प्रदेश के कला परिदृश्य को नई दिशा देगी। आयोजकों के अनुसार अनाहत आर्ट गैलरी के माध्यम से स्थानीय एवं युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। भविष्य में यहाँ कला प्रदर्शन, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।
अनाहत का अर्थ है हृदय से जुड़ा हुआ, यानी जितनी भी हम अभिव्यक्ति करते हैं हृदय से ही करते हैं, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, गायन हो, मूर्ति कला हो, किसी भी तरीके का जो हम अभिव्यक्ति रखते हैं वो हृदय से ही होता है, इस कारण अनाहत। कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया आपने इसमें? आज इसमें लगभग 21 आर्टिस्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये विषय काशी से जुड़ा हुआ है कि काशी में क्या क्या है, जीवन से लेकर मरण तक का सभी संदर्भ आपको देखने को मिलेगा। कलाकार कहाँ ज्यादातर कलाकार काशी से ही है, क्योंकि जिन्होंने काशी में अध्ययन किया है वो कलाकार हैं। वर्तमान में भले ही वो अनेकानेक पद पर हैं, लेकिन सभी कलाकार अभी भी शिक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे हैं। कितने कलाकार जो है अभी तक लगभग यहाँ टोटल 21 कलाकार हैं। क्या कहना चाहेंगे और लोगों जैसे आप लोग जुड़ना चाहें आपको किस तरह? ये कलाकार ये जो मंच है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो चित्रकला से हो या किसी भी तरीके का शैक्षणिक कार्यक्रम करना चाहते हो, वर्कशॉप, सेमिनार, बुक लॉन्च करना, सभी तरीके के शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए ये स्थान सबके लिए उपलब्ध है। अनाहत पे आप सभी का स्वागत है। अपनी कला की अभिव्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अनेकानेक प्रकार की विधा में काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल, पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉटरी, जितने भी माध्यम है, विधा है कला के, आप उन सभी विधा में अनेक जो विद्वद्गण हैं अपने विषय के, हम उनके माध्यम से यहाँ वर्कशॉप भी कराएंगे, कार्यशालाएं रखवाएंगे और प्रदर्शनी कंटिन्यू करवाते रहेंगे। मुख्य अतिथि आपके कौन है? आज के मुख्य अतिथि हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के CEO आदरणीय श्री विश्वभूषण मिश्र गुरु जी रहे हैं। साथ ही हमारे ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा गुरु जी रहे हैं। ये मेरा जो पेंटिंग है इसमें काशी की धरोहर को दिखाया गया है, जिसमें कि काशी के मैंने अपने ही थ्रू पेंटिंग में काशी के जो हमारे इच्छा होती है वो कैसे हम प्राप्त करते हैं और हमारी मृत्यु के लिए जो हम अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को पाना चाहते हैं कि हमारी जो मृत्यु हो वो काशी में हो, वही मैंने इस पेंटिंग के थ्रू दिखाने के लिए एक्रेलिक और कैनवास है, इसमें मैंने काशी का जो दृश्य है उसको वर्तमान में दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 107 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। लंका पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, छिनैती के आभूषण हुए बरामद। वाराणसी पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न, 491 महिला आरक्षियों ने दिखाई दमदार उपस्थिति। और बीएचयू में कर्मियों के नियमितीकरण पर सहमति बनने के बाद धरना हुआ समाप्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।